All the best. Lovely. Loved you in the Sabarmati report also. Please. Yes. And also on stage, we would like to request someone who is actually busy engineering all these Sadak Suraksha rules and implementations and aspects with respect to motor vehicles. Shri Kiran Chandra Sharma, Chief Engineer, Motor Vehicles and Transport, Ministry of Road Transport and Highways. Sir, thank you very much. बैठिए। ये जब भी सुझाव में कुछ भी देता हूं तो सब कहते हैं इन्हीं को, सब फिंगर्स इन्हीं की तरफ हैं, तो सब आप ही से शुरू करते हैं। ये सीट बेल्ट वाले से शुरू करते हैं सर। ये सीट बेल्ट आप सबके लिए मैंडेटरी कब कर रहे हैं? मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है इसको लेकर के, मुझे पता है, बट स्टिल मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि वाहन तो एक है, सिर्फ आगे वाला क्यों सीट बेल्ट मैंडेटरी है? सर माइक, हाँ जी। आगे की 2 सीट्स को सीट बेल्ट मैंडेटरी 1 अप्रैल 2019 पे हुआ था सर के आदेश के बाद, और अब ऑल फ्रंट फेसिंग सीट्स फॉरवर्ड रो एज वेल एज सेकेंड रो ये 1 अप्रैल 2025 से मैंडेटरी हो जाएंगी। 1 अप्रैल 2025 से मैंडेटरी हो जाएगी? जी हाँ। तो यानी सबको अपना अपना वो सीट कवर जो चढ़ाया है उसमें काट के फिर सीट बेल्ट नीचे से ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा? जी हाँ। तो इसका कारण ये है कि आगे के रो में बैठने वाला एवं पीछे की रो में दोनों की वल्नरेबिलिटी एक्सीडेंट सिचुएशंस में है, और सेफ्टी एक होलिस्टिकली देखने के लिए दोनों रो पे सीट बेल्ट को लगाना जरूरी है। विक्रांत, अब इस परिवार में आप शामिल हुए हैं, आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और जब हमने आपसे बात की थी और सड़क सुरक्षा के ऊपर चर्चा होनी थी, हम सभी के पास कुछ न कुछ एक पॉइंट होता है जो ज़्यादा चुभता है बाकी पॉइंट्स के मुकाबले। ऐसे में आपने जब सोचा तो कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आपको लगता है कि इंडिया में ड्राइविंग को लेकर, सड़क सुरक्षा को लेकर, रोड सेफ्टी और बिहेवियर को लेकर बदलना चाहिए या लोगों की उसके ऊपर नज़र जानी चाहिए? Sir, road safety for me personally is a very important part of my life. क्योंकि मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं, 6 लोग हैं मेरे जीवन में जिनका रोड एक्सीडेंट से निधन हुआ है, मेरी इमीडिएट फैमिली में, ओवर दीज ईयर्स। तो चाहे वो रॉन्ग साइड 2 व्हीलर की राइडिंग हो या फिर एक छोटी सी चीज़ हो जिसे इम्पेशेंस आप कह सकते हैं, जब आप रेड सिग्नल पे रुके हैं, आपको पीछे से कोई इतना प्रेशर कर रहा है हॉर्न मार मार के कि आप आगे चले जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं सर। आई हैव लॉस्ट फैमिली मेम्बर्स ऑन अ 2 व्हीलर बिकॉज समबडी वाज राइडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। अपने आप को बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए उन्होंने राइट मारा और पीछे से उनको किसी ने ठोक दिया। और ये तब की बात है जब लोग डरते थे किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाने से। आज सर की वजह से ये जो गुड समैरिटन एक्ट अब आया है, आई एम होपफुल कि वो जो गोल्डन पीरियड है उसमें लोगों को अस्पताल ले जाया जाए। अगर सही वक्त पे इंटरवेंशन हो जाता तो शायद वो आज हमारे साथ होते। सो दीज आर थिंग्स विच आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आई ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली फील कि कोई परिवार का सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, उसके पीछे जितने भी लोग हैं उनका भी जीवन खत्म हो जाता है, जो मैंने देखा है बहुत करीब से। तो या आई एम रियली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इनिशिएटिव विच सर और हम सब ने लिया है। एंड एंड आई होप कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है हम सब के अंदर, चाहे वो रोड क्रॉसिंग के लिए थोड़ा सा पेशेंस दिखा दें, किसी सीनियर सिटीजन को जाने दें। सर दिक्कत तो ये भी है कि जब मेरी चर्चा हुई थी सर की टीम से, तो वन थिंग दैट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट ऑन दिस एस्टीम प्लेटफॉर्म वाज कि स्कूल बसेस जो हैं, जो छोटी वैन्स में 10-12 बच्चे जाते हैं, उनमें 10-12 बच्चों की कैपेसिटी भी नहीं होती, 6 की कैपेसिटी होती है, वो डबल कैपेसिटी में जाते हैं, वो रॉन्ग साइड से जाते हैं समय बचाने के लिए। सो द ड्राइवर्स
And these institutions are not only risking their lives but other people's lives. So बहुत सी चीज़ें हैं सर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा सर, collectively. कैसे चेंज कर सकते हैं? आपको लगता है परवाह करने से, केयर करने से इम्पोर्टेंट है विक्रांत? एंड देन आई विल टेक इट अक्रॉस, क्योंकि इस पर हमने बात की, आप हम साथ जुड़े तो स्कूल बसेस की बात की, आपने जैसे कहा रॉन्ग साइड से चल रहे हैं, पटपटिया अमित जी कह रहे थे कि जोश में चला रहे हैं, होश खो देते हैं। पेडेस्ट्रियंस एंड वाहन चालक दोनों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या लगता है कैसे चेंज करें? ह्यूमन बिहेवियर है ना, आप भी कई सारे प्रोजेक्ट्स आप करते हैं, आप भी ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर कैसे चेंज करें? सर इसका कोई एक जवाब नहीं है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ये समझना कि वो 2 मिनट बचाने के लिए कोई अपने खुद के जीवन को जोखिम में क्यों डाल रहा है, मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता। बदलाव कैसे आएगा वो कलेक्टिवली ही आएगा सर। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक छोटा एनेक्डोट मैं शेयर करना चाहूँगा। हमारे भारत से 2.5 घंटा दूर एक देश है यूएई। यहीं के लोग वहाँ जाते हैं, सारे लॉज फॉलो करते हैं क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का डर है। आई पर्सनली फील अगर थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर में भी अगर हम थोड़े स्ट्रिंजेंट हो जाएं, और सिर्फ फाइन्स ही नहीं, जबकि आई फील कि इट शुड बी अ लिटिल मोर स्ट्रिक्टर टू सेट अ प्रेसिडेंट, आई थिंक उसका एक डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि फाइन्स के लिए तो सर 2 व्हीलर सबको पता है कि अभी टोल पे आप अगर सिग्नल पार करके जाएंगे तो आपको ई चालान आ जाएगा, तो बाइक वाले अपने नंबर प्लेट पे स्टिकर लगा के घूम रहे हैं। सो ये पता नहीं हमारे अंदर क्यों ऐसा नेचर है इवेड करने का। So there should be stricter laws, there should be a precedent set, there should be severe consequences for these things and it can have a domino effect, I feel, in a good way. इस चक्कर में हाँ जी सर, एक चीज़ है, बिल्कुल सही है कि कानून जो है बहुत सख्त होना चाहिए ताकि वो डरें उनसे। कैसे डरें ये भी एक अलग बात हो गई है कि कितना पैसा भर के निकल जाएंगे, फिर करेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर पैसा भर देंगे। कई देशों में हमने देखा है सर कि अगर कोई मान लीजिए गाड़ी जो है कानून तोड़ता है तो एक तो गाड़ी रोक करके उसको चालान लिखते हैं और उसकी गाड़ी जब्त कर लेते हैं। अगर मोटरसाइकिल वाला जो है गलती करता है, उसकी मोटरसाइकिल आपने जब्त करी, तो जहाँ वो जा रहा है या तो वो जा नहीं पाएगा या पछताएगा कि गलती किया इसलिए हमारी जो व्हीकल है वो जब्त हो गई। अब ये कैसे इसको लागू किया जाए या लागू करने से कुछ फ़ायदा होगा ये नहीं, ये हमको नहीं मालूम। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ पर रास्ते बहुत लंबे हैं, उनके लिए गाड़ी जो है बहुत ज़रूरत है। एक निश्चित रूप से उनके लिए एक वाहन होना बहुत आवश्यक है, और उनकी जब वाहन चली जाती है तो उनके लिए बड़ी असुविधा हो जाती है। इसलिए वो ये नहीं गलती करते ताकि उनको मालूम है वाहन जो है हमारी जो गाड़ी है वो जब्त हो जाएगी। कैसे किया जाए इसका सर? तो ये एक तो और इसको तरीका। अगर हमारे कानून को नितिन जी, लॉज को और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लोगों की जीवनचर्या के साथ या उनके जो आमदनी का जरिया है उससे डायरेक्टली अगर कहीं लिंक हो जाए। दूसरी बात कि आप गाड़ी ही क्यों, लाइसेंस पर डीमेरिट पॉइंट्स हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारे लाइसेंस नंबर्स अक्रॉस द नहीं सर, कंट्री कुछ नहीं कोऑर्डिनेटेड होता नहीं, उससे। कुछ नहीं होता कुछ उससे। नहीं होता है। सब बेहियाई पे उतर आते हैं, अब क्या करें। वैसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नंबर कुछ नहीं होता जब तक उसकी कोई उसको निजी तकलीफ ना होना कि उसकी फटफटिया जो है अलग हो गई, अब उस पर न चढ़ सकेगा ना पा सकेगा, उसको क्या करेंगे। लेकिन पता नहीं ये नहीं हम सब मिलकर नितिन जी को बहुत कष्ट में डाल रहे हैं क्योंकि वैसे ही लोग इनके पीछे पड़े होंगे क्योंकि इन्होंने इतने कानून सख्त कर दिए। बड़ा मन होता है कई बार जाकर के उसको पंचर कर दें टायर को। आपको शायद पता नहीं होगा, ये जो मोटर व्हीकल सेफ्टी रूल्स है, लॉ है, हाँ। ये मैं 1.5 साल पार्लियामेंट में पास नहीं कर पाया और ये जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के पास गया, उसकी करीब 7-8 मीटिंगें हुई और अलग अलग पार्टी के जो एमपीज थे उनका इसके लिए विरोध था कि हमारा देश गरीब है, आप फाइन्स क्यों बढ़ा रहे हैं। तो ये पूरा कन्विंस करते करते राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज को मेरा 1.5 साल का समय इसमें गया। और मैं अगर ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, अगर इतने प्रयास अगर हम नहीं करते तो शायद बिल वापस आ जाता। तो ये इसके लिए यूनानिमिटी बनाना ये बहुत आवश्यक है। अभी हमने फाइन बहुत बढ़ाया है और एक बात ज़रूर है कि फाइन बढ़ाने के बाद में भी
लोगों के बिहेवियर में जितना हमने अपेक्षित किया था उतना बदलाव नहीं आया है। और इसलिए ये एक विचित्र ऐसी अवस्था है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। तो एक तरफ हम लोगों को कानून के द्वारा समझाने की, जगाने की, उनका माइंड सेटअप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी ओर धीरे धीरे हमको, जैसे एक बार कोई अगर गुनाह करता है तो उसको इतना फाइन लगे, पर वही गुनाह अगर वो दूसरी बार करता है तो उसका फाइन और तीसरी बार करता है तो ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करना। तो धीरे धीरे हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं। एक सुझाव हमको आया कि रोड पर लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं जी। अब पार्किंग है ना, रोड हमारा जैसे लोगों के लिए उनके अधिकार का पार्किंग हुआ है। तो फिर एक ने हमको सुझाव दिया था, वो मेरे को अच्छा लगा, कि जो आदमी अपने मोबाइल पर वो गाड़ी का फोटो निकालेगा, रोड पर बताएगा डिटेल और हमें भेज देगा, और गाड़ी वाले को अगर 1000 रुपये फाइन लगेगा तो 20% ये जो फोटो निकालने वाला है उसको अवार्ड करके 200 रुपये। तो ये अनेक लोग भिड़ जाएंगे इस काम में। तो इस प्रकार से कोई अभी रोड पर वायलेशन करते जा रहा है, उसका फोटो कैच किया आपने, वो भेज दिया। तो अभी क्या है कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम हमने लगाई है बहुत जगह पर पूरे देश में हर रोड पर लगाना ये करोड़ों का खर्चा है। तो ये जो बात सही है कि जो इतना कुछ करने के बाद भी अगर सुधरने के लिए तैयारी नहीं है तो धीरे धीरे दूसरी बार जो करता है, तीसरी बार करता है, उसको और स्टिक करना पड़ेगा। हम लोग सोच रहे, अभी मोटर व्हीकल एक्ट में अभी हमने फिर से नए अमेंडमेंट्स के सुझाव लिए हैं, करीब 60-70 अमेंडमेंट्स आई है। फिर हमने स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज जो थे उनका और स्टेट ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की, उनके सब सुझाव लिए हैं। अब जनता के नज़रों में भी डाला है, और इसके बाद जो जो सुझाव देंगे उसका अध्ययन करके मैं अभी नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में, अभी इस समय तो नहीं होगा, पर ये बिल ला रहा हूँ, तब फिर एक से बार इसकी बातों का सुझाव पर विचार करेंगे, पर अल्टीमेटली सबका सहयोग मिलेगा तभी ये पास कर पाएंगे। उसमें एक पूछना चाह रहा था, उन अमेंडमेंट्स में वो रूल भी है क्या, जो रील्स के ऊपर बहुत ही अनसेफ ड्राइविंग करते हुए रील्स बनाते हैं लोग, उनके चालान के लिए अलग से आपने व्यवस्था की है कि नहीं? ये नहीं है। अभी क्या है कि उसमें भी हमारा गवर्नमेंट और सिस्टम साइलोज में काम करती है। अभी फोटो निकालना या किसी का निकालना, ये अभी जैसे ये भी एक, वो बोलते दिस इज माय राइट, मैं कौन से गाड़ी का फोटो निकालूं और मेरे मोबाइल पे मेरा अधिकार है, आप कौन होते हो, उसका भी एक लॉजिकल पक्ष है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के इसके बारे में बहुत से जजमेंट्स भी हैं, पर उस सबको ध्यान में लेकर कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाने के लिए एक बार फाइन करता है तो ठीक है भाई, 1000 रुपये फाइन, और दूसरी बार करता है तो उसका लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दो, फिर अगर तीसरी बार करता है तो 3 साल के लिए कर दो, और चौथी बार करता है तो परमानेंट कर दो। ऐसा लोगों ने सुझाव दिए हैं, हमारे पास अनेक विचाराधीन है। पर इसमें दिक्कत यह है सर कि लोगों के पास अलग अलग स्टेट में जो रहते हैं, अगर मान लीजिए ट्रांस इंडिया रहने वाले लोग हैं, जैसे मैं कर्नाटक में रहा हूँ, मुंबई में, महाराष्ट्र में रहा हूँ, अब यूपी में रहता हूँ, तो कुछ लोगों के पास 2-2 लाइसेंस हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड नहीं है। नहीं, अभी और क्या होता है कि फिर वो एक लाइसेंस जब्त हो जाएगी, दूसरे लाइसेंस पे काम चला लेगा। आधार कार्ड से लिंक किया उसका। हाँ। तो अभी ये जो डिजिटल, हमारा एक डिजिटल लॉकर है। अभी पहले आपको गाड़ी के कागज साथ में ले जाने पड़ते होते, अब आप मोबाइल फ़ोन निकाल, मोबाइल फ़ोन का सही, अगर पुलिस ने ये किया तो मोबाइल फ़ोन निकाल कर वो डिजिटल लॉकर में आपके कागज उसको दिखा सकते हैं। अभी हमने करीब 50-60 सिस्टम को हमने डिजिटलाइज कर दिया। तो धीरे धीरे ये ड्राइविंग लाइसेंस में भी अभी बदमाशी नहीं चाहिए। नंबर प्लेट, अभी ये नई नंबर प्लेट, अभी विक्रांत भी कह रहे थे कि नंबर प्लेट पे छिपा के चलाते हैं, तो कैमरा पकड़े तो नंबर प्लेट नहीं दिखे तो कैसे गाड़ी? डुप्लीकेट नंबर प्लेट आई। अरे, और एक राज्यों में नंबर प्लेट अगर 400 में मिलती तो एक राज्य में 4000 रुपये में, वो भी बड़े, उसमें बहुत से रहस्य हैं। धीरे धीरे इन सबको रेगुलराइज करना, क्योंकि ये स्टेट और सेंट्रल, ये क्या 3 लिस्ट है। जो स्टेट की लिस्ट होती है उसको स्टेट के अधिकार होते हैं कानून बनाने का, जो केंद्र के विषय होती है उसमें केंद्र का अधिकार होता है। ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों का है, तो इसलिए दिक्कत है। पर मैं लगातार
फॉलो अप करके हम ये हमने देखा था, भावना जैसे को ही आपने समझ- कहा कि हेलमेट मैंडेटरी है तो वहाँ अलग अलग राज्यों ने कहा हेलमेट नॉट मैंडेटरी है। हम मेरे हाँ, समय- आपने कहा फाइन लगेगा, उन्होंने कहा फाइन नहीं एक लगेगा। मिनिस्टर ने कहा कि हम नहीं करेंगे, हेलमेट की कोई जरूरत नहीं है, वजन बढ़ता है, गर्मी होती है। लोकतंत्र है, उसको अपने अधिकार है सबको कहने का। यहाँ पर नहीं, वो कई जगहों के ऊपर शिकायतें होती हैं। जो बहुत सारे मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं जिनके साथ मैं बहुत रेगुलरली इंटरेक्ट करता हूँ, और उनकी शिकायत होती है कि मौसम के हिसाब से हेलमेट नहीं बनाए जाते हैं। तो वो एक ज़रूरत है। मैं भी एक बाइकर हूँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो गर्मी के हिसाब से जो हेलमेट है वो बनाने चाहिए। लेकिन ज्योग्राफिकली कई जगह होता है कि हमने देखा है कि कुछ कुछ जगहों के ऊपर एक कल्चर सा बन जाता है जहाँ हेलमेट्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ जगह ये कूल नहीं होता सर, ये अभी बाल हमने खराब हो जाते हैं। इसकी एक कंपटीशन भी ली थी आईआईटी के स्टूडेंट्स में, एक छोटा पंखा भी लगा जी, दिया थोड़ी हवा आने के लिए। फिर हेलमेट में कार्बन स्टील का उपयोग करके वो जो इन्फोर्समेंट होता है ना, स्टील फाइबर इन्फोर्समेंट, उसके इसमें भी सुधार हो रहा है। कुछ टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्योंकि कई जगह 47 डिग्री, भी मैं नागपुर में हूँ, हमारे यहाँ 46-47 डिग्री में वो हेलमेट पहनने से पसीना छूट जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी ठंड के जाम अभी समझे हिमाचल में, उत्तराखंड में, वहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें हम सब बातों को सोचकर आईआईटी को और नए जो स्टार्टअप है उनको लेकर हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग में वगैरह ये भी कोशिश करें। सब तो जो वाहन चला रहे अच्छा, हैं उसका भी एक उसकी क्या कोशिश है? नहीं, उसमें भी एक प्रॉब्लम है। हेलमेट को आईएसआई मार्क वाले हेलमेट, अब कोई भी आके कुछ भी घटिया हेलमेट तैयार करके रोड पर रख देते हैं, और वो इसकी कीमत हम जो 2000 है वो 700 में 400 में दे देता है। तो अभी हमने ये मैंडेटरी किया है कि हेलमेट का भी स्टैंडर्ड तय हुआ है, और वही हेलमेट आप खरीदी करिए, ये लोगों से आह्वान करते हैं। क्योंकि वो दिखता है हेलमेट जैसा, और उसकी मजबूती जो है वो हाँ, सिर में वो काम सर पहले फूटेगा, वो बात सही है। या विक्रांत आप कुछ कह रहे थे, फिर किरण जी। हाँ जी। नहीं, ये जो सर ने बात कही है कि जो लो क्वालिटी नॉन आईएसआई मार्क्ड हेलमेट्स हैं, आप नेशनल हाईवे पे देखेंगे 2-2 किलोमीटर तक लोग उसे रोड की साइड पे बेच रहे हैं, और वही आधे दाम में खरीदने के लिए लोग वो चूज़ कर रहे हैं। एंड थैंक यू अगेन कि ये आईएसआई वाली जो आपने बात की है, ये लोग समझें कि क्यों है। उसका दाम भी ज़्यादा इसीलिए क्योंकि उसका सेफ्टी कोशेंट भी कहीं ज़्यादा है। यहाँ पे सिर्फ फाइन बचाने के लिए अधिकतर लोग, मेरा ये मानना है, मैं मुंबई शहर का रहने वाला हूँ, यहाँ भी मैंडेटरी है, पर बहुत लोग हैं जो नहीं पहनते हैं आज भी। वो सेफ्टी के लिए नहीं, सिर्फ फाइन बचाने के लिए हेलमेट पहनते हैं। कितने लोग तो क्रिकेट का हेलमेट पहन के 2 व्हीलर चला रहे होते हैं। हाँ। और ये आपने भी देखा होगा, क्रिकेट बैट्समैन जो हेलमेट पहनता है वो हेलमेट पहन के चला रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सर पे आपने एक हेलमेट पहना, हाँ, हेड कवर होना चाहिए। हेड कवर होना चाहिए। तो और वो बल्क में लोग खरीद रहे हैं। 400-400 रुपए का हेलमेट लोग इसीलिए खरीद रहे हैं ताकि वो सिर्फ फाइन बचा पाएं। वैल्यू फॉर ह्यूमन लाइफ जो है उस पर ज़्यादा ध्यान वो ग्राहक खुद नहीं दे रहा, अपनी खुद की जान पे ज़्यादा वैल्यू नहीं है। एक हमारी सिस्टम यशस्वी हुई, जो नंबर प्लेट थी ना, आजकल जो नई टेक्नोलॉजी की आई है, हमने मैन्युफैक्चरर को कहा वही लगाएगा, उसकी कॉस्ट भी कम हुई, और एक ही आदमी वो लाखों खरीदता है तो कॉस्ट कम हुई। एक ये भी सुझाव आया था कि 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर वो 2 हेलमेट अपने स्कूटर के साथ उसी कीमत में डाल के दे। अच्छा, हाँ। वो क्या एक बड़ी कंपनी अपने नाम से देगी तो वो आईएसआई स्टैंडर्ड रिप्यूटेड आए। तो ये भी बात जरूरी है कि धीरे धीरे हमको जहाँ जहाँ सुझाव आते हैं, और अभी भी हम ओपन है, जैसे आपके डिस्कशन से आए, लोगों से आए, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट में तो उसको हम करेंगे। अभी हमने ट्रक की बड़ा विवाद हुआ, अभी हमारे यहाँ ट्रक और बस वाला अमिताभ जी, आप फॉरेन में जाएंगे 8 घंटे के बाद वो तुरंत उतर जाता है। हाँ। हमारे यहाँ 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे चला था, कोई नियम नहीं है। अब आज हम नियम करें तो भी दिक्कत है थोड़ी, क्योंकि हमारे देश की बाकी भी बातों का विचार करना पड़ेगा। तो अभी मैंने एक निर्णय कर दिया कि इसके बाद हमारे ट्रक की केबिन 100% मैंडेटरी, उसमें एयर कंडीशनिंग होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा और वो 16-16 घंटे गर्मी में चलाएगा तो आखिर उसका शरीर कैसे टिकेगा। और हम ये भी सोच रहे हैं, ड्राइवर की 22 लाख ड्राइवर्स का शॉर्टेज है, हम अब ड्राइवर को रोजगार भी मिलेगा। हम भी सोच रहे कि धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे कि 8 घंटे के ऊपर कोई ट्रक नहीं चलाएगा।
बस सर नहीं चलता। हाँ, ये तो सारे ट्रकर्स भी मोर्चा खोल देंगे कि भाई आपने हमें ईंधन का काम बढ़ा दिया, माइलेज कम मिलेगी, एसी आप लगवा रहे हैं उसको बंद करके चलाने को कहेंगे। ये सारे काम है आपका। एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, हाँ वो मेरे पास स्टे मांगने के लिए आए और मुझे कहा कि ये इसको आप करो। मैंने बोला मैं कर देता हूँ, मेरी एक कंडीशन है, आपके ऑफिस में आप जिस केबिन में बैठते हो उसमें एसी है कि नहीं है? बोले है। मैंने बोला कितने घंटे बैठते हो? बोले 8 से 9 घंटे। मतलब तुम्हारे 9 घंटे के लिए तुमको एसी चाहिए और जो धूप में घूम रहा है 14 घंटे उसको क्यों नहीं चाहिए? तुम्हारे रूम का एसी बंद कर दो पहले और फिर मुझे बताओ, मैं तैयार। मैं नहीं बिल्कुल। और इस तरह के जो पीयूष अब आपके पास आना चाहेंगे, यहाँ जो पॉलिसी, इंजीनियरिंग और बिहेवियर की बात कर रहे हैं, अभी एक बहुत बड़ा जोर जो है वो गाड़ियों की सेफ्टी लेवल के ऊपर बात हो रही है। इज दैट इनफ और वी नीड टू फर्दर दैट डिस्कशन मोर? जी देखिए, जब हम दुर्घटनाओं की बात करते हैं और हम उसको थोड़ा साइंटिफिकली देखते हैं तो हम हर दुर्घटना को 2 भाग में ब्रेक करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि दुर्घटना क्यों हुई और दूसरा ये है कि उस दुर्घटना में इंजरी क्यों हुई। दोनों में जो है वो 3 प्रकार के कारण होते हैं। एक होता है ह्यूमन फैक्टर, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर, एक होता है वेहिकुलर फैक्टर। अब अगर हम वेहिकुलर फैक्टर, क्योंकि आपने उसकी बात शुरू करी, वेहिकुलर फैक्टर में भारत सरकार ने बहुत स्टेप्स लिए हैं कार सेफ्टी के लिए, लेकिन देश के कई लोग जो हैं वो कारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो बसों में जाते हैं, वो अपने पैदल चालक हैं, मोटरसाइकिलिस्ट हैं। तो हमारे सुझाव रहा भी है भारत सरकार को कि जो जैसे कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है उसको चेंज करके भारत न्यू वाहन असेसमेंट प्रोग्राम करा जाए, इसमें बाकी प्रकार के वाहनों को भी उसमें टेस्टिंग करी जाए और उनकी सेफ्टी सुनिश्चित करी जाए। उसके अलावा जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें सड़क की जो इंजीनियरिंग है उससे रिलेटेड कई हमें त्रुटियां दिखती हैं रोड्स पर। कुछ होती हैं जो कि समय पे आ जाती हैं, थोड़ा टाइम के बाद मेंटेनेंस की वजह से कुछ डिज़ाइन वगैरह में इश्यूज होते हैं, तो उनका भी जो है अभी मंत्री जी ने रिसेंटली हमें मौका मिला सर के साथ काम करने का। तो देश के 100 हाईवेज़ हैं जो कि देश के सबसे टॉप 100 हाईवेज़ हैं जो कि डेथली हाईवेज़ हैं, वहाँ पर एक काम शुरू हो रहा है जहाँ पर जितनी भी इंजीनियरिंग की त्रुटियाँ हैं, जितनी भी एनफोर्समेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम साथ में सॉल्व करेंगे। बताने का मकसद ये है कि रोड सेफ्टी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि रोड इंजीनियरिंग, व्हीकल इंजीनियरिंग, ह्यूमन बिहेवियर और ट्रॉमा केयर, ये 4 चीज़ें जब साथ में आती हैं तभी जाके जाने बचती हैं। और इन्हीं इन चारों जगहों पे काम चल रहा है। कुछ में ज़्यादा तेज़ है, कुछ में थोड़ा इसमें लेकिन सर एक ये पॉइंट मैं जल्दी इससे क्योंकि समय अल्प है, इसीलिए किरण जी मैं आपसे जानना, इम्प्लीमेंटेशन का जो इशू है, कानून बन जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते सर। आप सड़क पे जाइएगा, वो स्पीड गन जो है 4 तो स्पीड गन चलेंगे, उसके बाद ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, आप सिग्नल पे खड़े हैं, कैमरा चल रहा है, लेकिन वो कैमरे का डर किसी को नहीं, क्योंकि किसी को चालान नहीं कट रहा है। और जो आपने नियम बना दिए हैं, लेकिन पुलिस धरती नहीं है, पकड़ती नहीं है। तो जब तक लॉ का इम्प्लीमेंटेशन सजग और हर बार कंटिन्यूसली नहीं होगा तो फिर फियर भी नहीं रहेगा। अब आप सीट बेल्ट की बात कर रहे हैं, आपने कहा फ्रंट फेसिंग 1 अप्रैल से हो जाएगा। कितने सारे हैं उनका तो बीच का सीट बेल्ट का तो पहले दिन से ही छुपा हुआ आता है, ऐसा कोई मैंडेटरी उनमें ये नहीं होता व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स में कि कॉन्स्टेंटली अलर्ट होगा, पीछे जैसे ही प्रेशर पड़ गया कुशन पे सीट बेल्ट ऑन होना चाहिए। ये जो इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है सर, आपके किरण जी सर। हाँ तो सर ये असहयोग एक तरह से बन जाता है। हाँ, और वहीं से ये धारणा जो है, जब से हम लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं कि असहयोग आंदोलन है, वो परंपरा चली आ रही हमारे दिमाग में। नॉन कोऑपरेशन, जो कुछ नॉन कोऑपरेशन, समवेयर साइकोलॉजिकली हमारे अंदर ये एक भावना पैदा हो गई है। इतने सालों हमने गुलामी की है, नॉन कोऑपरेट, दैट फिलॉसफी इज स्टिल इन मेनी ऑफ अस। वो टेम्परामेंट बन गया है, अच्छा ये बना है चलो इसको तोड़ेंगे। गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मैं समझता हूँ कि वो फिलोसॉफिकली एक मन के अंदर है। होबेना कॉर्बेना। दूसरा सर वो सीट बेल्ट वाली बात जो आप कह रहे थे कि आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में है, जेड कैटेगरी आपकी सिक्योरिटी है, और वो सामने वाला जो है वो ऐसे ठोक करके अमेज़न पे मिलती है। मैं वही कहने वाला था अभी। कई बार उनका ये आर्गुमेंट होता है कि मैं सिक्योरिटी वाला हूँ, इमरजेंसी में अगर मुझे जल्दी से बाहर निकलना हो
तो पहले पेटी खोलनी पड़ेगी, फिर बाहर जाना पड़ेगा. सो इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट आउट इमीडिएटली, आई डोंट वेयर द बेल्ट. उसके खिलाफ आर्गुमेंट नहीं है सर हमारे. किरण जी, सर पहले सर ने अभी जो हेलमेट्स के बारे में बोला, सर की बात को ही मैं एक 2016 में सर ने एक आदेश दिया कि हेलमेट्स की वेरेबिलिटी इतनी पुअर क्यों है, एनालाइज किया जाए. तो इसमें डॉक्टर्स को और हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स और तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया और उसमें ये देखा गया कि इसका वेट कितना हम कम कर सकते हैं, वेंटिलेशन कुछ कर सकते हैं कि नहीं, पर साथ ही साथ इसके जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है, पेनिट्रेबिलिटी है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट पियर्स नहीं कर जाए या सिर जब जमीन से बचता है तो वो टूट ना जाए. तो इसके सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब भी देखा गया कि अगर मटेरियल जो है सही हो तो हम 300-400 मतलब जो 2 किलो से ऊपर तक हेलमेट जा रही थी वो हम हेलमेट 1.2 kg के अंदर ले आए. दूसरी बात उसमें ये हो गया कि उसमें सर ने जो बोला कि BIS का स्टैंडर्ड बनाया गया और उसका एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर भी निकला, जिसके तहत ये मैंडेट हो गया कि हर एक हेलमेट BIS के स्टैंडर्ड के तहत होगी और नॉन कन्फॉर्मिटी होने से वो एक BIS एक्ट का उल्लंघन होगा. कंप्लीट बदलाव तो नहीं आया सर भी, परंतु उसमें काफ़ी मैन्युफैक्चरर जो जिम्मेदार थे वो इसमें थोड़ा सा सुधार करने लगे. दूसरी बात, आप जो नियम की बात कर रहे थे, नियम बनते हैं, एक तो एनफोर्सेबिलिटी के जो एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ को स्टेट की उनको लागू करना होता है और कुछ एक नियम गाड़ी के कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन के संबंध में बनाए जाते हैं, जैसे भारत एनकैप का भी अभी जिक्र हुआ और ये सब लार्जली OEMs की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो उसमें ये पाया गया है कि भले वो समय थोड़ा सा ज़्यादा ले, पर अब ये कन्वर्ज कर रहे हैं इस आइडिया पे कि सेफ्टी से एस्केप रूट कोई है नहीं. और गाड़ी, क्योंकि ये BNCAP एक वॉलंटरी स्कीम थी और अक्टूबर 23 में निकालने के बाद हमने एक मॉडल तो 23 में ही कर दी, लॉन्च कर दी जी. मैंने खुद वॉलंटरीली आए. 10 मॉडल हम से ऊपर हम 24 में किए. अभी जनवरी का महीना निकला नहीं है, 4 से 5 मॉडल और हो गए. और इसमें पहले ये कंसेप्ट था कि होम ग्रोन प्लेयर्स ही आ रहे हैं, विदेशी नहीं आ रहे. अब वैसा भी नहीं रहा, वो भी फॉरेन पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो यहाँ आ रहे हैं वो भी. तो इसका स्कोप जो है बढ़ता चला जा रहा है. तो ये इसका श्रेय लार्जली इस बात पे जाता है कि सेफ्टी, मतलब ऑक्यूपेंट सेफ्टी एंड पेडेस्ट्रियन सेफ्टी OEM भी रियलाइज करने लगा है और उसके तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्शियसनेस है अबाउट अंडरस्टैंडिंग की सेफ्टी, ह्यूमन लाइफ इज इम्पोर्टेंट, ये सब जगह फैल रही है. धीरे धीरे कह रहे हैं इसका विस्तार हो रहा है, विच इज़ फैंटास्टिक. इसका और विस्तार होना आवश्यक है, लेकिन हमें इस वक्त एक छोटा अल्प विराम लेना पड़ेगा. एज दे से, की टू सेफ्टी इज इन योर हैंड्स. वी टेक अ वेरी शॉर्ट पॉज हियर. अप नेक्स्ट वी डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. बिग क्वेश्चन इज, कैन वी रेवोल्यूशनाइज रोड मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ AI and technology? We'll find out more on the other side. But on the way out, here's the Punjabi version of परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे. अपनियां दे लई ते अपने लई, धड़कन दे लई, जीवन दे लई, एक वादा दोहरांदे